everyone, this is Akansha Gupta. Welcome to our YouTube channel The Billet. If you are new, then subscribe my channel and press the bell icon. In today's class we are gonna study about perfect continuous tense या फिर कहूँ तो टाइम एक्सप्रेशन। आज की क्लास में हम टाइम एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। ये फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों के लिए होगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद इनकी फॉर्मेशन किस तरह की होती है, किन किन जगहों पे हम इनका यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो है इसका नाम, जो कि है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? परफेक्ट का मतलब कंप्लीट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार एक्शन। अगर दोनों ही एक्शन है मतलब कोई एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट होने के साथ साथ कुछ एक्शन का कुछ पार्ट जो है वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई एक्शन होगा कि वो कंप्लीटेड भी है, कॉन्टिन्यू भी है, तब हम उसे बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टाइम एक्सप्रेशन से क्या समझ में आता है? मतलब उसमें टाइम दिया होगा, किसी टाइम पीरियड में कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद से अभी तक वो चल रहा है। अब आप इसको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के पर्पस से भी समझिए कि आप फर्स्ट वाली लाइन देखिए क्या लिखी हुई, डिनोट्स एन एक्शन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट विद डिनोट्स फॉर एन एक्शन फॉर पास्ट टू प्रेजेंट। मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट को डिनोट करता है, चाहे आप वो प्रेजेंट के लिए बोले, चाहे पास्ट के लिए बोले, चाहे फ्यूचर के लिए बोले, ठीक है। ये ऐसा क्यों है? मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो पास्ट में है, फिर एक्शन कंटिन्यू भी हो रहा है, वो प्रेजेंट में है, आगे भी होगा तो वो फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। तो इनके सेंटेंसेस को पहले हम समझते हैं कि क्या होती है इनकी फॉर्मेशन। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों की फॉर्मेशन हम आपको एक साथ में बताएंगे और समझते हुए चलेंगे इन तीनों की फॉर्मेशन को, इनके यूजेस को। ओके, सबसे पहले आते हैं फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन में क्या आता है? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगी हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन। फिर हैज या हैव बीन के बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब में क्या हम करेंगे? मेन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म से डिनोट करेंगे। आपको मैंने बताया था जब भी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है तो वो वर्ब की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, वर्ब की कॉन्टिन्यूटी बताता है, लगातार होने वाला प्रोग्रेसिव एक्शन बताता है। दैट्स वाई हम इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम अपने टाइम एक्सप्रेशन का यानी कि टाइम का यूज़ करेंगे। अगर हमने टाइम का यूज़ किया है तभी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। अदरवाइज वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो करके कोई और टेंस में आए, परफेक्ट कह सकते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, है ना। क्योंकि कुछ एक्शंस हमने इसमें भी रीड किए थे कि वर्क कंप्लीट हो गया है फिर भी कंटिन्यू है, तो भी हमने उसको कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट में बनाया था, ऐसा किया था ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आपका टाइम आ रहा है। आपका टाइम जो है वो ये बताएगा कि ये जो है ये टाइम एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है या टाइम एक्सप्रेशन का सेंटेंस है। अगर हम हैज और हैव बीन की बात करें तो प्रेजेंट में आपका ये आएगा हैज या हैव बीन। अगर हम पास्ट में आए तो पास्ट में ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या चेंज हो जाएगी? हैज हैव से हम इसे चेंज कर देंगे हैड में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी हैड बीन। तब क्या फॉर्मेशन होगी? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसी के साथ अगर हम इसी को फ्यूचर में मेक करें, अगर इसी की फॉर्मेशन हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी? वो होगी विल हैव बीन। तो यहाँ पे भी यही एक
फंडा जो मैंने बताया था कि शैल यहाँ पे यूज नहीं होगा परफेक्ट की तरह, तो यहाँ पे भी शैल का हम यूज नहीं करेंगे, विल हैव बीन का डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ओनली विल हैव बीन का हम हर सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, फिर आगे आपका मेन वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद एज इट इज जो ऊपर लिखा हुआ है सेम वैसे ही आपका नीचे भी आएगा, दैट मीन्स उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और टाइम आएगा। ठीक है, इनके सेंटेंसेस को समझते हैं। अगर सेंटेंस आपको समझ में आ जाएंगे तो ये फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं। सी हैज बीन novel book since for 2 hours. She has been reading a book for 2 hours. वो एक बुक जो है पढ़ रही है, कितनी देर से पढ़ रही है? for 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रही है। She has been, यहाँ पे क्या मैंने लिखा? has been. has been हमको किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट वाले सेंटेंस को शो कर रहा है कि वो एक बुक पढ़ रही है। बुक का कुछ पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ पार्ट अभी पढ़ रही होगी। तो एक बुक की कॉन्टिन्यूटी वो बता रहा है कि एक बुक रीडिंग की कॉन्टिन्यूटी है कि ये बुक रीड भी कर चुकी है प्लस कुछ बुक रीडिंग बाकी भी है। तो ये जो है, और ये टाइम के साथ में हमें दिया हुआ है कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से यही काम चल रहा है। तो इसके लिए हम इन सेंटेंसेस का यानी कि टाइम एक्सप्रेशन का या फिर कहूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बोलना चाहते, यानी कि वो 2 घंटे से एक बुक रीड कर रही थी, वो 2 घंटे लगातार क्या कर रही थी? बुक रीड कर रही थी। तो सी हैड बीन क्या कर देते? सी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस तरह से ये इसको चेंज कर देते। अगर इसी की जगह हम इसको फ्यूचर में बताते कि वो 2 घंटे बुक रीड कर रही होगी। ठीक है, 2 घंटे के लिए क्या कर रही होगी? बुक रीड कर रही होगी। ये आने वाले टाइम की बात हम बता रहे हैं, तब हम ये हैज बीन की जगह क्या लगा देते? विल हैव बीन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर हम इसी के निगेटिव फॉर्मेशन पे जाएं, पॉजिटिव फॉर्मेशन ये हुई। अगर हम इसी के निगेटिव फॉर्मेशन पे जाएं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपकी हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट, इस तरह से आएगा। फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या लिखेंगे? हम टाइम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैज़ नॉट बीन मैंने लिखा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब ऑक्सिलरी वर्ब टू से मिलकर बनी होती है तो जो भी एक्स्ट्रा होता है हम उन्हें बीच में डालते हैं। यहाँ पे हैज़ और बीन है, ये नॉट जो है एक्स्ट्रा है तो उसको हमने कहाँ पे डाला? बीच में डाला। हैव और बीन के बीच में हमने नॉट डाला। अब इसी जगह पे अगर हम हैड बीन का यूज़ करते तो हम हैड नॉट बीन लिखते, या फिर अगर हम यूज़ कर रहे हैं विल हैव बीन का, तब हम क्या करेंगे? नॉट को कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे या यहाँ पे? हम नॉट को विल नॉट हैव बीन करेंगे। क्या लिखेंगे? विल नॉट हैव बीन। क्या हो गया?
विल नॉट हैव बीन, मतलब ये जो नॉट है वो हैव और विल के बाद तुरंत बाद आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन एक साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन मिले हुए हैं, विल, हैव और बीन, तो तीनों को हम लिखेंगे। विल के बाद हमने नॉट का यूज़ कर दिया, बाकी सब वैसे ही का वैसे, यानी कि उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, इस तरह से हम उसे यूज़ करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। फिर अगर इसी की फॉर्मेशन को हम इंट्रोगेटिव में जाएं, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव की भी आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आने के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका टाइम आएगा, यही होगा। ठीक है, दूसरी एक फॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव की 2 फॉर्मेशंस होती हैं। एक में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर टाइम आ गया। ठीक है, अब आपने ये चीज़ ध्यान दी कि मैंने यहाँ पे दोनों जगह ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब मेरे लिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों की ऑक्सिलरी वर्ब से होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई हुई है कि प्रेजेंट के लिए हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट के लिए हैड बीन और फ्यूचर के लिए विल हैव बीन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इन चीज़ों को समझने के बाद टाइम एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो होती हैं सिंस और फॉर। जिनका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ हम सबसे ज़्यादा टाइम एक्सप्रेशन को शो करने के लिए करते हैं, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी किसमें होता है, सिंस और फॉर के यूज़ में। बाकी सबके यूजेस तो समझ में फिर भी आ जाते हैं, लेकिन सिंस और फॉर का जो यूज़ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो पहले हम सिंस और फॉर के यूज़ को समझ लेते हैं, फिर हम इसके अदर यूजेस को समझते हैं। और बाकी सारे यूजेस भी इसके बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इनके सिंस और फॉर के यूजेस को समझते हैं। सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं और फॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि अभी मैंने ऊपर सेंटेंस बोला था फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से, जो 2 घंटे से थे वो पीरियड ऑफ टाइम है। जब एक टाइम जिसका एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप एक अंदाज़ा या फिर आप कहें आपको एग्जैक्ट टाइमिंग की 9:10 हुआ था कि 10:11 हुआ था, उस समय से किस समय से स्टार्ट किया ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि 2 घंटे से यही काम चल रहा है, तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ इस टाइम के लिए नहीं, आप महीनों के लिए भी, मंथ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे 4 मंथ, हाँ 5 मंथ से, 6 मंथ से, 10 मंथ से, या फिर 5 साल से, 10 साल से। तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताओगे। जब आप क्या बताओगे, पीरियड ऑफ टाइम। तो हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, सिंस का यूज़ हम करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ टाइम को एक जगह पे और बताया था, अभी मैं उसको भी बताती हूँ, आपको क्लियर कर देती हूँ। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि 2 घंटे पहले का ना बोल के मैं ये बोलूँ कि सिंस 9 o'clock, मैंने क्या लिख दिया, सिंस 9 o'clock, यानी कि कितने बजे से, 9 बजे से, है ना। सिंस मंडे, किस दिन से, मंडे से, किस दिन से, मंडे से। फिर इसीलिए ईयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस 2009 या सिंस 2016 या फिर सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, कुछ भी। जब आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, आपने टाइम को एक परफेक्ट, एक टाइमिंग, एक उसका एग्जैक्टनेस बता दी, तब आप
क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना है तब आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं कि मैंने पॉइंट ऑफ टाइम एक जगह और बताया था, तो पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन के बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी आप समझ लीजिए कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है। वो आपका प्रेजेंट, वो आपका इंडेफिनिट सेंटेंस हो सकता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो सकता है, वो आपका परफेक्ट सेंटेंस हो सकता है। इनमें से किसी में भी आप पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई में यूजेस बताए भी हैं कि इस तरह से हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, है ना। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम है या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का जब हम यूज करते हैं तब हम मोस्टली मैंने कहा कि मोस्टली हम किस में करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। वैसे ये जो चीज़ें हैं ना कभी कभी हर जगह पे यूज होने लगती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ किसको शो करती है। आ जाते हैं इनके यूजेस पे, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले भी बताई हैं और एक बार और बता देंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जो आपने पहले पढ़ा। ठीक है, इसमें से फर्स्ट थिंग जो थी सिंस और फॉर के अलावा मैंने बताया और भी चीज़ें यूज होती है। तो सिंस और फॉर के अलावा और क्या क्या यूज होता है, ऑल आपका यूज होता है, ऑल यूज होता है, ऑल अलोंग यूज होता है, हाउ लॉन्ग यूज हो सकता है, हाँ बिफोर यूज हो सकता है, आफ्टर यूज हो सकता है। टाइम एक्सप्रेशन के लिए जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम उन्हें यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिफोर एंड आफ्टर का भी यूज हम टाइम एक्सप्रेशन के लिए ही करते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि अगर कहीं पे बिफोर है और उसके बाद कोई एग्जैक्ट टाइमिंग दी गई है तो वो टाइम एक्सप्रेशन का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, वो किसका सेंटेंस आ जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन का। फिर इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंडेफिनाइट प्लस टाइम एक्सप्रेशन मेक्स परफेक्ट। ये मैंने शायद आपको जब परफेक्ट पढ़ाया है तब भी आपको बताया है, जब सिंपल पास्ट पढ़ाया है तब भी आपको बताया है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए और आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। वो मुझे जानता है कितने समय से, 2 सालों से, फॉर 2 years। अब ये देखिए टाइम एक्सप्रेशन है। क्यों टाइम एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये टाइम एक्सप्रेस कर रहा है कि इतने समय से ये मुझे जानता है। जब आप टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब आप उस वर्क की कॉन्टिन्यूटी भी बता रहे हैं, परफेक्टनेस भी बता रहे हैं, तब आप सेंटेंस का यूज करेंगे तो वो किस में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर कहूँ तो टाइम एक्सप्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस एंड टाइम एक्सप्रेशन मेक्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि कोई वर्क अगर लगातार चल रहा है, लगातार चलने के बाद हम उसमें टाइम एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है। ये तो होता ही है, ये तो आपने रीड ही किया है अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि कोई काम लगातार है और अगर लगातार हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क ऑफ अमाउंट उसमें कंप्लीट हो गया होगा। वर्क ऑफ अमाउंट कंप्लीट होने के बावजूद जो वर्क है अभी तक कंप्लीट चल रहा है, चल भी रहा है। तो जब इस तरह का कोई वर्क है तो वो क्या होगा, वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। जैसे कि ये लिखा हुआ है, यू हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मतलब तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, इंग्लिश ही पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो। पढ़ाना तो होगा नहीं, यहाँ पे टीचिंग नहीं लिखा हुआ, स्टडी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें थी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेशन के बारे में, या फिर कहूँ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज से आपका ये जो टेंस का टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।